हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 12 महीने के कंप्लीट महत्वपूर्ण दिवस को हम कवर करेंगे और जिसमें हम फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे और स्टैटिक जीके, इंडिया जीके को भी साथ साथ कवर करेंगे। अब ये देखो, इस सीरीज में आपको मिलेगा क्या, आपको क्यों का जवाब मिलेगा, हर डे क्यों मनाया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सारे सेशन। देखो, जैसे इसमें ये पूछे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, पर्यटन दिवस क्यों, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों, ये जो आपको डे लिखे हुए हैं ये आज करवाऊंगा मैं। जनवरी कंप्लीट हो जाएगा विद स्टैटिक जीके। जैसे लुइस ब्रेल दिवस है, ये भी क्यों मनाया जाता है, हर क्यों का जवाब मिलेगा आपको इसमें। और कंप्लीट ये जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हर बार जो जब भी वीडियो लॉन्च होगी उसके साथ पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। जीके नोट्स 22, ये देखो मैंने पीडीएफ बहुत अच्छे से पीडीएफ बना रखी है, इनकी खुद नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल जीके नोट्स 22 पर फॉरवर्ड कर दूंगा। और लास्ट में देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे ये डेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इजीली कवर हो जाएंगे, आपसे अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और आप एक काम करना, देखो उड़ाऊंगा नहीं किसी भी चीज़ को, आप बहुत अच्छे से शुरुआत से कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, नोट्स बनाओ अपनी अच्छी कॉपी, एक नई कॉपी लगा लेना इसके लिए, क्योंकि ये जो 12 महीने हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं आपको, हर चीज़। जैसे देखो, हम इंडिया जीके पढ़ते हैं, एक तो पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, अलग से नहीं पढ़ना। हम आपको इन्हीं में डे के थ्रू सब कुछ कवर करवाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। केवल 12 वीडियो आएंगी और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें डिटेल से रहेंगी। नोट्स बना लेना खुद के, और इनकी हेल्प भी ले सकते हो टेलीग्राम से अगर आपका नोट्स बनाने में थोड़ा बहुत आलस है तो। आई एडवाइस की नोट्स बना लेना यार, ठीक है। तो जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, आज की वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत डिटेल से काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। 1 जनवरी को कौन कौन से दिवस हैं, देखो ध्यान से। ग्लोबल फैमिली डे, देखो एक चीज़ ऐसे बताता हूँ, जैसे 12 जनवरी को हम क्या राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ेंगे, इसके साथ हम 12 अगस्त को भी साथ साथ पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे और ट्रिक बनेगी, वहाँ पर ट्रिक बनाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम मन लगा के सभी डेज को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस है, ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस, वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस। तो अब हम क्या सोच सकते हैं, जैसे 1 जनवरी को क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो सब लोग है ना शांति के लिए संदेश बोलते हैं, देते हैं कि 1 जनवरी की, जैसे 31 दिसंबर को रात को पार्टी करते हैं और 1 जनवरी को है ना विश्व में शांति का संदेश देते हैं, डांस देते हैं और पूरा विश्व एक होके। ये ग्लोबल फैमिली डे क्यों मनाया जाता है, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। तो विश्व, अब हम सोच सकते हैं विश्व एक परिवार की तरह है, परिवार की तरह है। और 1 तारीख को यानी 1 जनवरी यानी नई साल को पूरा परिवार क्या करता है, शांति के साथ सेलिब्रेट करता है। तो आप ये साइड में लाइन लिख सकते हो, पूरा विश्व एक परिवार है और शांति के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाता है। तो ठीक है, इससे आप समझ जाओगे। वर्ल्ड पीस डे कब आता है, विश्व शांति दिवस से आता है 1 जनवरी को। वर्ल्ड पीस डे कब आता है, 1 जनवरी को। एक इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये आता है 21 सितंबर को। इसके बारे में मैं 21 सितंबर को डिटेल से चर्चा करेंगे। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर। पूरा विश्व एक परिवार है। अब देखो डीआरडीओ दिवस, अब एक तो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस, अब 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को। तो डीआरडीओ दिवस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना 1 जनवरी 1958 को। अब देखो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे आप डीआरडीओ पढ़ रहे थे, लेकिन डीआरडीओ डायरेक्ट नहीं पढ़ना, अपने को 1 जनवरी से पढ़ना है। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। अल्टीमेटली हमें इंडिया जीके पढ़नी होती है, तो हमारा मकसद यही रहेगा कि जनवरी जैसे डेट के हिसाब से हम चीज़ों तक जाएंगे,
ठीक है, तो डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डीआरडीओ दिवस। अब डीआरडीओ दिवस की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। 1958 आते ही हमारे मन में एक चीज और आता है। 1958 में एक संस्था और है जिसकी स्थापना हुई थी, नासा। नासा की स्थापना हुई थी। तो नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे जापान की जाक्सा है, वैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। तो अगर स्पेस एजेंसी की बात हो गई तो हमारे पास दो चीजें हमें ध्यान में आती हैं। क्या चीजें? देखो, एक तो होता है डीआरडीओ। एक बार डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं पूरी। डीआरडीओ की मोटो क्या है? मोटो यानी स्ट्रेंथ, ओरिजिन इज साइंस, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या है इसका मोटो? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो ये डीआरडीओ का मोटो। 1 जनवरी को कौन सा दिवस? डीआरडीओ दिवस। 1 जनवरी को पूरा विश्व एक परिवार है, परिवार दिवस। पूरा विश्व परिवार में शांति के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाता है, तो शांति दिवस। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस। ठीक है, अब देखो डीआरडीओ और एक और संस्था है उसके साथ में, इसरो। हमारे सामने दो चीजें आती है, एक तो डीआरडीओ, एक आता है इसरो। अब इन दोनों को एक साथ डिब्बे में बंद करके नोट्स बनाओ। अब इस दोनों को एक साथ डिब्बे में बंद किया तो हमें पता चला डीआरडीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को, और इसरो की स्थापना हम जानते हैं 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर हमने पढ़ा है? दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में, बेंगलोर में। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। अब देखो इसरो हम 15 अगस्त को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरे महीने में जो हर महीने है उसको सभी को कवर करेंगे। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन डीआरडीओ काम क्या करता है? इसरो काम क्या करता है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका काम क्या करता है? देखो, डीआरडीओ डिफेंस यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्षा, रिसर्च यानी अनुसंधान, डेवलपमेंट यानी विकास, और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो रक्षा, अनुसंधान, विकास संगठन कौन है? डीआरडीओ। तो ये क्या करता है? रक्षा के लिए काम करता है, रक्षा। और इसरो क्या होता है? स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च यानी अंतरिक्ष में रिसर्च करता है। अंतरिक्ष में क्या करता है? ये रिसर्च करता है। तो अंतरिक्ष में रिसर्च करेगा तो यानी ये कोई नासा यानी मंगलयान भेज देगा, कोई सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो कौन करता है? इसरो। लेकिन डीआरडीओ क्या करता है? डीआरडीओ मिसाइल का परीक्षण करता है, क्योंकि ये डिफेंस के लिए क्या यूज होता है? मिसाइल। तो एक तो मिसाइल के लिए, रक्षा के लिए करता है, या फिर कुछ डिफेंस के लिए कुछ आइटम बना दिया। और इसरो क्या करता है? स्पेस में कमाल करता है। अब जैसे मंगलयान लॉन्च किया, अब इसरो के अध्यक्ष पहले कौन थे? के सिवान। लेकिन अब कौन हो गए? एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है? एस सोमनाथ। अब आपने एक चीज ये भी सुनी होगी कि एक लैंडर उतरा था मंगलयान पर। लैंडर कौन था? विक्रम। और उसी विक्रम साराभाई ने इसरो की क्या की थी? स्थापना की थी। तो इस तरह है ना, रिलेट कर करके हम लोग सब चीजों को पढ़ते रहेंगे। तो डीआरडीओ 1 जनवरी, तो 1 जनवरी आपको पढ़ना है। 1 जनवरी को कौन सा दिवस आ गया? डीआरडीओ दिवस। और 1 ही जनवरी को कौन सा दिवस आ गया? वर्ल्ड पीस डे, ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और भी पढ़ना है। ये चीज साथ साथ लिखते जाना, बहुत ज्यादा डाटा होने वाला है आपके लिए। अब देखो, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को एक संस्था और है, उसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व ट्रेड यानी व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी को। अब
देखो ध्यान से, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो WTO दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। और DRDO दिवस 1 जनवरी को। और वर्ल्ड पीस डे 1 जनवरी को। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। इसी तरह अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अब 4 दिवस पढ़ लिए आपने, ये 4 दिवस: ग्लोबल फैमिली दिवस, वर्ल्ड पीस डे, DRDO दिवस, WTO दिवस। तो WTO दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये 4 दिवस पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में पूरे मंथ का रिवीजन, ट्रिक और प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब देखो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उससे पहले लुइस ब्रेल का जन्म तिथि समझो। लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को, और इन्होंने एक लिपि की खोज की थी। लिपि क्या होती है? किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और इन्होंने ऐसी लिपि की खोज की जिससे अंधे व्यक्ति पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक लिपि की खोज की। देखो ये जो लिपि है आपको दिखाई दे रही होगी, इन्होंने क्या किया था? 6 डॉट की खोज की थी। 1 2 3 4 5 6। और इस डॉट से मान लो उनको पढ़ना है तो वैसे हाथ लगा लगा के देखेगा, और ये हाथ में गढ़ेगा। जैसे ए पढ़ना है तो ए ऐसे बन जाएगा। तो ये डॉट, सारे डॉट हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया? ए। उसी तरह एक या 2 पढ़ना हो तो ये जो अंधे लोग थे उनके लिए क्या हुआ? वरदान साबित हुई। और ये जो लिपि है, आजकल ब्लाइंड लोगों के लिए भी इंस्टीट्यूट है, उनमें कौन सी लिपि पढ़ाई जाती है? ब्रेल लिपि। तो लुइस ब्रेल ने बहुत अच्छा काम किया था ये ब्रेल लिपि को खोज करके। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में एक प्रस्ताव पास किया कि भाई इस बंदे ने तो कमाल कर दिया। 4 जनवरी को इसी लुइस ब्रेल के सम्मान में एक दिवस की स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या था? विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। लुइस ब्रेल क्या था? इससे 2 क्वेश्चन आते हैं 4 जनवरी से। लुइस ब्रेल ने क्या किया था? 6 डॉट की खोज की थी। 6 डॉट की खोज नहीं, आविष्कार किया। 6 डॉट का आविष्कार किया। आविष्कार किया 6 डॉट की क्या की? खोज की। तो अब देखो 6 डॉट कितने? 6, और जनवरी कितनी? 4। तो यानी 6 डॉट और 4 जनवरी। 6 डॉट से हम क्या याद रखेंगे? ब्रेल लिपि। और 4 जनवरी से ब्रेल दिवस, ठीक है। तो 6 डॉट 4 जनवरी, 6 डॉट 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद 8 जनवरी को पढ़ते हैं। 8 जनवरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस। अफ्रीका में जो नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन पार्टी थी उसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी को, इसलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाता है। जैसे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस, अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसी तरह अफ्रीका में भी एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और उसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी, अब देखो जैसे 9 जनवरी को कौन सा दिवस है? 9 जनवरी को NRI दिवस है। NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस। NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी वो इंडियन जो रेजिडेंट नहीं है, भारत का निवासी नहीं है, यानी अनिवासी, इसे बोल सकते हैं अनिवासी भारतीय दिवस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। लेकिन ये NRI डे 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? अब देखो, भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उन्हीं के कारण ये दिवस
मनाया जाता है? गांधी की भारत वापसी कब हुई थी? 9 जनवरी 1915 को इम्पोर्टेंट डे है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस हो गया? प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसकी थीम 2022 पूछी जाती है। अब देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? कब गए थे? 1893 को। और 1893 से 3 घटना याद रखना। एक तो स्वामी विवेकानंद गए थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट भारत आई। और गांधी जी कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो 1893 से 3 घटनाएं याद रखनी है। स्वामी विवेकानंद शिकागो अमेरिका में गए सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने। एनी बेसेंट भारत आई थी, जिन्होंने भारत की आज़ादी की चल रहे आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। एनी बेसेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हिस्ट्री में। तो 1893 की 3 घटना। और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए, एनआरआई दिवस। अब देखो, थीम पूछी जाती है। थीम 2022 में क्या है? थीम ये है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। थीम बहुत कम बताऊंगा मैं, जो जरूरी है सिर्फ और सिर्फ वही थीम बताऊंगा, क्योंकि आप स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन कवर करने वाले हो। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब देखो, आप ये सोचोगे कि गांधी जी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। अब जैसे 8 अगस्त है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी, तब अगस्त वाले महीने में सभी आंदोलन गांधी जी के मैं एक साथ कवर करवा दूंगा। चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा मैं, लेकिन कवर सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है। तो अनिवासी भारतीय यानी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को कौन सा दिवस? एनआरआई दिवस, एनआरआई डे। 9 जनवरी 1915। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस, विश्व परिवार दिवस, डीआरडीओ दिवस, डब्ल्यूटीओ दिवस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, विश्व हिंदी दिवस जानते हैं हम, और एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस जानते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब दोनों में अंतर क्या है, और उस चीज़ को समझिए, इतिहास को। जैसे 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसे बोलते हैं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है। अब आप ये बताओ, 1975 में कौन प्रधानमंत्री था? किसकी सरकार थी? 1975 में 1975 में थी 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, यानी इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया। अब उसकी जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता किसने की थी? मॉरिशस के राष्ट्रपति ने की थी। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब मॉरिशस के राष्ट्रपति ने अध्यक्षता की। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। अब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों किया? क्योंकि विश्व में हिंदी का प्रचार करने के लिए, क्योंकि प्रचार करेंगे, जिस चीज़ का प्रचार करना है, तभी तो हिंदी दिवस भी उसी लिए बनाते हैं, सम्मेलन भी उसी लिए करते हैं। तो 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। और कब हुआ? 1975। तो सरकार, प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, इसीलिए उद्घाटन वही करेगा। अध्यक्षता किसने की थी? मॉरिशस के राष्ट्रपति। अब मॉरिशस और हिंदी का क्या संबंध है? मॉरिशस में हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। मॉरिशस के बहुत सारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग या फिर बड़े कोर्स करने के लिए इंडिया में पढ़ाई करते हैं। अब जैसे मॉरिशस में किसी ने 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है, तो वो इंडिया में आके पढ़ाई कर सकता है। तो मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है। अभी तक कुल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। अब देखो, विश्व हिंदी सम्मेलन तो हो गया 10 जनवरी 1975 को, लेकिन अभी और ज़्यादा हिंदी को प्रचार प्रसार करना था। इसके लिए हिंदी दिवस बनाया सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने, क्योंकि विश्व में हिंदी का प्रचार करना है। तो विदेश मंत्रालय ने बनाया क्या? पहला विश्व हिंदी दिवस। कब बनाया था? 10 जनवरी 2000
2006 में। तो 10 जनवरी 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया। कभी भी आप ऐसी चीज़ देखो ना, जैसे 2006 है तो 2006 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975 में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। विदेश मंत्रालय ने, अब ये जरूरी नहीं, क्वेश्चन ये आएगा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। और विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ ले कि कब बनाया, तो 2006 में बनाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? एक तो देखो, एक सेकंड, 10 जनवरी, ठीक है, जनवरी को पहला महीना बोल सकते हैं। तो 10 में जोड़ दो 4 और जनवरी में जोड़ दो 8। तो 4 + 8 ये जोड़ने हैं 4 और 8, 4 8, क्या जोड़ना है? 4 और 8। ठीक है, 4 और 8 जोड़ दिया तो 10 और 4 14, और जनवरी में 8 जोड़ा यानी 1 और 8 9, 9 का बोल देंगे सितंबर। तो 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर। तो 10 और 4, अब देखो 10 में जोड़ दो 4, जनवरी में जोड़ दो 8, 4 और 8 14 सितंबर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949, अब 1949 कौन सा टाइम है? अब देखो 1947 में भारत को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त को 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया, प्रारूप समिति। अब 26 नवंबर 1949 करो इसको, 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। यानी इस समय 1947 से लेकर 1949 तक क्या चला था? संविधान बना था, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बोलते हैं उसे। तो इस समय जब संविधान बन रहा था भारत का, तब यह विवाद उत्पन्न हो गया था कि है ना, राष्ट्रीय भाषा या फिर राजभाषा किसको स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो उस समय बहुत सारी भाषाएं शामिल हुई थी, लेकिन काफी चर्चा के बाद जब संविधान में भाषाएं जोड़ी गई, आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो अब बात क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और ये कब की बात है? आप समझ रहे हो, 1949 यानी जब संविधान बन रहा था तब की बात है। तब है ना, हिंदी को 14 सितंबर को साइन कर दिए थे, भाई हिंदी क्या बनेगी? भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, ध्यान रखना, राजभाषा, भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब देखो, हमारे संविधान की जो अनुसूची है उसमें सबसे पहले 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं और जुड़ के अब वर्तमान के संविधान में 22 भाषाएं हैं। यानी भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। ये जो 22 की 22 भाषाएं और ये जो संविधान संशोधन है और ये 14 कौन सी है, ये मैं फरवरी वाले में करवाऊंगा। क्योंकि फरवरी वाले मंथ में 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, उस समय सभी भाषाएं मैं डिटेल से करवाऊंगा, संविधान संशोधन विद ट्रिक, सभी चीजें। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इतना समझ लो कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस। आप देखो, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब है? 11 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके देखो जन्म से कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हम एक चीज और भी जानते हैं, क्या? गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। लेकिन 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? जन्म वाराणसी में हुआ। अब देखो, अब जिस महापुरुष का जन्म जहाँ पर होता है वहाँ के एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड का नाम उनके नाम पे कर देते हैं। जैसे अब लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है? इनके नाम पे एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है?
वाराणसी में जैसे है ना, जैसे सुषमा स्वराज है, सुषमा स्वराज कौन थी? विदेश मंत्री। तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संबंध अंबाला में हरियाणा से था, अंबाला हरियाणा से। तो अंबाला जो बस स्टैंड है उसका नाम किसके नाम पे कर दिया? सुषमा स्वराज के नाम पे। तो जो महापुरुष जहाँ से जन्म लेता है उनके नाम पर एयरपोर्ट या फिर उनके सम्मान में ये नाम रख देते हैं। तो वाराणसी एयरपोर्ट का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, तो अब गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री में समानता है। वो समानता मैं बताता हूँ कि दोनों का जन्म, अब ये बात याद रखना, लिख लेना, दोनों का जन्म अक्टूबर में हुआ और दोनों की मृत्यु यानी डेथ जनवरी में हुई। और अक्टूबर में जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को। और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ 11 जनवरी को। और महात्मा गांधी की हम जानते हैं 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। तो 30 जनवरी, 11 जनवरी, और जन्म कब हुआ? अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को क्या बोलते हैं? गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है, और डेथ एनिवर्सरी कब है? जनवरी को, जनवरी मंथ में, यानी 11 जनवरी और 30 जनवरी। यानी हम एक चीज को समझ पा रहे हैं कि हमने जनवरी में 2 महान पुरुषों को खोया है। तो जनवरी में 2 महान पुरुषों को खोया है, महापुरुषों को खोया है। तो हमने जनवरी में क्या किया है? महापुरुषों को खोया है। कौन कौन महापुरुष है? लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनके साथ हुआ क्या था, उससे पहले हम एक बार प्रधानमंत्री की लिस्ट पर चलते हैं। देखो ये प्रधानमंत्री की लिस्ट है, मैं इसके साथ ऐड ऑन करके ये पीडीएफ, इस पीडीएफ में इसके जो नोट्स हैं एक्चुअल में इसके साथ पीडीएफ ऐड ऑन करके रख दूंगा, क्योंकि आप है ना चीज़ों को हिस्ट्री में कार्यकाल से संबंधित पढ़ोगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, वहाँ से लेकर 27 मई 1964 तक कौन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 यानी भारत की आज़ादी से लेकर 27 मई 1964 तक, अपनी मृत्यु तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा, और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? यानी 27 मई से लेकर कुछ समय गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक थे। उसके बाद 9 जून 1964 से लेकर अब देखो 11 जनवरी आ जाओ, 11 जनवरी 1966, और ये कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। देखो इसमें मैंने अच्छे से ये चीज़ मैंने सर्च करी थी कहीं पे, तो ये इसमें ये लिखा हुआ 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। अब देखो 9 जून 1964 से, अब देखो पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? कार्यवाहक थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और अब प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 तक। अब 11 जनवरी 1966 तक मरते दम तक क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन प्रधानमंत्री के रूप में खासियत क्या थी? विदेश में मरने वाले पहले, ये भारत के लिए बहुत दुखद घटना थी, प्रधानमंत्री। अब लाल बहादुर शास्त्री विदेश में क्या हुआ था कि 11 जनवरी को उनकी लाश वापस आई थी भारत देश में, और उस एक समझौता हुआ था। और समझौता होने का कारण क्या था? उस समझौते का नाम क्या था? ताशकंद समझौता। अब देखो ताशकंद समझौता कहां पर हुआ था? ये सोवियत संघ रूस का एक जगह था उस समय, उज्बेकिस्तान में। अब वर्तमान में कहां पर है ये जगह? उज्बेकिस्तान। अब ताशकंद समझौते में ऐसा क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे? ठीक है, अब ताशकंद समझौता क्यों हुआ था? अब देखो 1966 का दौर है, हम जानते हैं। देखो 1962 में हमने किससे लड़ाई की थी? चीन से। ठीक है, चीन ने हमारा हिस्सा अभी भी कब्जा रखा है। और 1965 में फिर पाकिस्तान ने अटैक किया। पाकिस्तान, क्योंकि चीन से भारत हारा था कुछ क्षेत्र, अब पाकिस्तान ने ये सोचा कि चलो ठीक है हम इस पर अटैक कर देते हैं, कश्मीर छीन लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ने
पाकिस्तान को धूल चटाई थी, क्योंकि इन्होंने लाहौर के लिए, लाहौर के साथ जो बॉर्डर है बाघा बॉर्डर, उसको ओपन कर दिया था। क्यों ओपन किया था? पाकिस्तान के साथ वार में। और हमने लाहौर पर कब्जा कर लिया था, लाहौर पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। किसके टाइम पे? लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे। तो अब देखो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है, तो अब पाकिस्तान को कश्मीर में पीछे हटना पड़ा और इंडिया को लाहौर से वापस पीछे आना पड़ा। अब दोनों देशों के बीच में लड़ाई जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी थी, तो अब क्या होने की संभावना थी? समझौता। अब समझौता क्या हुआ था कि हमारा लाहौर वापस दे दो, हमारा कश्मीर वापस दे दो। उन्होंने बोला लाहौर वापस दे दो, हमारा कश्मीर वापस दे दो। अब जो समझौता हुआ वो समझौता, अब देखो यार, जैसे दो बंदों की लड़ाई हो रही है तो उनके घर पे समझौता नहीं होगा, किसी तीसरी जगह पे समझौता होगा। जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो कोई भी वार्तालाप होती है ना, वो रूस और यूक्रेन के अलावा किसी और अन्य देश में होती है। और उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद उज्बेकिस्तान में गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान भी वहां पर गए। तो ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ताशकंद में बैठे हुए हैं, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। और ये समझौता किसके नाम से जाना जाता है? शांति का समझौता, कि हम भारत पाकिस्तान बातचीत के थ्रू अपना मसले को हल करेंगे। और तारीख कौन सी थी? 11 जनवरी। लेकिन कुछ इसके बारे में, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बारे में बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं उसे, थ्योरी हैं, लेकिन अब सही क्या है वो किसी को नहीं पता। जैसे किसी ने मीडिया में ये फैला दिया था, जैसे किसी मीडिया ने ये बोल दिया था कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश को बेच दिया, तो उससे हार्ट अटैक आ गया लाल बहादुर शास्त्री को। कोई थ्योरी ये भी बताती है कि उनको जहर दे दिया गया था। लेकिन अल्टीमेटली भारत को बहुत बड़ा झटका लगा था। लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे थे उस समय। तारीख कौन सी थी? 11 जनवरी 1966 को। अब देखो यार कि 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन 11 जनवरी भारत के प्रधानमंत्री की फिर से सीट खाली हो गई। फिर से जो प्रधानमंत्री का जो सीट थी वो खाली नहीं रह सकती। किसी भी देश का जो शासनाध्यक्ष होता है उसकी सीट खाली होना देश के लिए अच्छी खबर नहीं थी। तो अब आपको क्या समझ में आया कि 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ, ठीक है। और 11 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। अब ये लाल बहादुर शास्त्री वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1956 में, ये क्या थे? रेल मंत्री थे। और 1956 में एक रेल हादसा हुआ था, उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये मात्र 17 वर्ष की उम्र में, यानी 17 वर्ष आज के समय नाबालिग को समझा जाता है, 17 वर्ष की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान ये जेल चले गए थे। तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। अब देखो यार, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे, तो वो तारीख क्या थी? 11 जनवरी 1966 को। अब फिर से गुलजारी लाल नंदा की एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में एंट्री होती है। कब? 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक। कौन थे? कार्यवाहक कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अब देखो 24 जनवरी को एक दिवस आता है, तो आगे की कहानी 24 जनवरी के समय मैं कंटिन्यू करूंगा कि 24 जनवरी 1966 के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, तब हम कौन सा दिवस मनाते हैं? एक दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। वो मैं 24 जनवरी से आगे कंटिन्यू करूंगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? 12 जनवरी। तो 11 जनवरी को समझ में आ गया होगा। 11 जनवरी को हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को खोया था। और महात्मा गांधी जी के साथ इनका क्या कनेक्शन है? दोनों की जयंती एक महीने में आती है, यानी 2 अक्टूबर को जयंती, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और 11 जनवरी को पुण्यतिथि। अब देखो 12 जनवरी को हम जानते हैं कौन सा दिवस है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस, पूरे राष्ट्र का युवा कौन है? पूरे राष्ट्र का युवा कौन है? पूरे राष्ट्र का युवा कौन है? राष्ट्रीय युवा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? अब देखो स्वामी विवेकानंद, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी जी से कितने
साल बड़े थे या छोटे थे। ठीक है, तो देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं। अब देखो स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो देखते हो आप, बिल्कुल यंग देखते हो, और महात्मा गांधी जी की फ़ोटो देखते हो तो थोड़ा सा ओल्ड रहते हैं। तो अब देखो, लेकिन महात्मा गांधी जी से कौन कितने वर्ष बड़े थे? 6 वर्ष बड़े थे। कैसे बड़े थे? चलो उनकी जन्म तिथि देख लेते हैं। तो जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1869 को, 2 अक्टूबर को। अब देखो 6 साल का अंतर आ गया ना, यानी 63 और 6 69। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, अब इनके बचपन का नाम क्या था और इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं। अब देखो, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, और उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। आपने जो टाबराम नरेंद्र नाम हो तो उसने क्या बोलेगा? नरेंद्र ही हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने दी थी। महाराजा खेतड़ी ने क्या दी थी? स्वामी की उपाधि। ठीक है, और गृह त्याग, उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया। मैं भी सोचता हूँ कभी कभार तो छोड़ दे घर को। गुरु माना, अब इन्होंने है ना रामकृष्ण परमहंस, उस समय इनको रामकृष्ण परमहंस को गुरु मान लिया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनको शिष्य मानने से इनकार कर दिया। तो अब इनमें कहा जाता है कि साक्षात काली माता ने दर्शन दिए थे, तब जाके रामकृष्ण परमहंस ने इनको शिष्य मानना स्वीकार किया। अब रामकृष्ण परमहंस कौन थे? उस समय के फेमस आदमी थे, और इनको दक्षिण का स्वामी कहा जाता है। दक्षिण का स्वामी कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस को। और ये अपने गुरु को इतना मानते थे। देखो, कोई भी महान आदमी हो, जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था कि आपको है ना आंदोलन कैसे करना है, आंदोलन के लिए पहले जो क्रांतिकारी है उनकी किताबें पढ़ो, 1-2 वर्ष तक समझो, उसके बाद आंदोलन करना है। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत होता है लाइफ में। तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? दक्षिण का स्वामी। और उन्होंने अपने गुरु के लिए रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। क्वेश्चन ये आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर आएगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 1893 की 3 घटना अभी अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले ही, कि क्या थी कि 1893 को गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट भारत आई थी। और स्वामी विवेकानंद जी श्रीमद् भगवत गीता को लेकर कहां पर गए थे? शिकागो। शिकागो कहां पर है? अमेरिका में। अमेरिका में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन था, यानी सभी धर्मों का प्रचार करने के लिए एक सम्मेलन रखा हुआ था। वहां पर श्रीमद् भगवत गीता लेके स्वामी विवेकानंद जी कहां पर गए? शिकागो, अमेरिका में। वहां पर उन्होंने भाषण दिया था, और भाषण की शुरुआत उसने क्या की थी? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो वहां पर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और वहां से पूरे विश्व में सम्मेलन के लिए स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया जाने लग गया। बहुत बड़ा नाम हुआ पूरे विश्व में। उसके बाद पेरिस में भी सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे, और 1896 में इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम है वेदांत सोसाइटी। तो एक चीज जरूर याद रखना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। उसके बाद में देखो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर, अब देखो कब 1903 में, तो इनका 1902 में इनका देहांत हो गया था स्वामी विवेकानंद जी का। तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय क्या करते थे? कविताएं लिखते थे। उनको नोबल पुरस्कार भी मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखते थे। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। ये बात किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता लेकर अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे, वहां पर न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का क्या था? न्यूज़पेपर था। न्यूयॉर्क हेराल्ड का न्यूज़पेपर कहाँ का? अमेरिका का। उन्होंने क्या लिखा था कि भारत जैसे विद्वान देश में हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हम क्या है? मूर्ख है। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की तारीफ में ये लिखा था कि भारत जैसे विद्वान देश में हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हम क्या हैं? मूर्ख हैं। क्योंकि भारत जैसे विद्वान देश में कौन रहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी का गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस।
स्वामी की उपाधि महाराजा खेतड़ी। स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। गृह त्याग 25 वर्ष। जन्म कब है? युवा हो तो स्वामी विवेकानंद जैसा हो, और उनके दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है, उनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी 1863 को। महात्मा गांधी से बड़े थे लेकिन फोटो में छोटे लगते हैं, है ना, क्योंकि वो युवा रहते थे, पूरी आजीवन युवा रहे थे, ब्रह्मचारी थे। तो 1863 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है ये। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। वेदांत सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद करना है। और इनका एक कोट्स है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये बात किसने बोली थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। एक बार लिख देता हूँ, मेरा मन कर रहा है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये बात किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि डटियो ना, ठीक है, लग गया रहो। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखो, एक विश्व युवा दिवस होता है, वर्ल्ड यूथ डे। वर्ल्ड यूथ डे, ये तो बात अभी आपको लिखनी है। तो कौन सा दिवस लिखोगे आप? वर्ल्ड यूथ डे, यानी विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 तारीख 12 है, और ये क्या होगा? अगस्त को। अब विश्व का जो युवा है वो हाथी के जैसा होता है। युवा कैसा होता है? हाथी के जैसा। तो हाथी के जैसा होता है। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अगस्त में इनके बारे में और चर्चा करेंगे, ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है क्यों पे, क्योंकि हर चीज़ में आपको क्यों का जवाब जरूर मिलेगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ये भी नोट डाउन कर लेना, अगस्त वाले टाइम पे हम मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या है? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी डे। इंडियन यानी भारतीय, आर्मी यानी थल सेना डे दिवस, यानी भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अब देखो, इससे पहले आप एक चीज को समझिए कि 15 जनवरी को क्या घटना हुई थी। नहीं, घटना नहीं, क्या चीज इवेंट हुआ था कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। क्योंकि इंडियन आर्मी, अब देखो बात है कब की? 1949 की। अब 1949 को क्या था? 1949 के समय भारत में क्या हो रहा था? देखो वही बात है, 1947 को भारत आज़ाद हुआ और नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत का संविधान बन रहा था। तो 1949 के समय ही बात है। कब की तारीख है? 15 जनवरी। तो 15 जनवरी 1949 ये तारीख है। इस तारीख का महत्व है और इस तारीख की बात है तो कब की बात है? ये बात तब की है 1947 से लेकर 1949 तक, यानी भारत का संविधान बन रहा था। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय इंडियन आर्मी को पहला चीफ मिल गया था, यानी इंडियन आर्मी का जनरल यानी कौन होगा ये डिसाइड हो चुका था। कब हुआ था? 15 जनवरी 1949 को। यानी इस बात को हम क्या लिखेंगे कि 15 जनवरी 1949 को भारत को पहला थल सेना अध्यक्ष मिला। थल सेना अध्यक्ष मिला था। तो भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? वो थे के.एम. करियप्पा। कौन थे? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? के.एम. करियप्पा। ठीक है, तो 15 जनवरी 1949 को जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय की बात है जब भारत को पहला थल सेना अध्यक्ष मिला और वो तारीख थी 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मना दिया? इंडियन आर्मी दिवस। अब देखो वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? भारत के वर्तमान
थल सेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब देखो थल सेना अध्यक्ष, अब आप सोचते होंगे कि वायुसेना अध्यक्ष भी होता होगा, बिल्कुल है, और जल सेना अध्यक्ष भी होता होगा, यानी कौन से आर्मी हो गया, फिर एयरफोर्स और ये नेवी, यानी एयरफोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? वायुसेना और नेवी को जल सेना। ठीक है, अब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी के बारे में हमने बात की, लेकिन जो वायुसेना है, वायुसेना के जो चीफ है, नेवी जल सेना के भी चीफ होंगे, और इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा पहले। अब वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अब उससे पहले आप एक चीज को समझ लो, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस देखो, अगर हम हवा में उड़ते हैं, तो हमारे मुंह से एक आवाज आती है आसमान में, जैसे आप अकेले आसमान में उड़ रहे हो तो आपके सामने आवाज आएगी आ, और अगर आप नीचे गिर रहे हो तो आपके सामने आएगी ओ। ठीक है, आ ओ, ये आवाज कहाँ से आती है? हवा में उड़ते हैं, तो हवा में उड़ते ही किलकी कौन मारा करेगी? आ ओ। तो आ से क्या हो गया? 8, और ओ से अक्टूबर। ठीक है, आ से कौन हो गया? 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? एयरफोर्स डे। तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस आ गया? एयरफोर्स डे। आ ओ 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस आ गया? एयरफोर्स डे। अब देखो नेवी जल सेना दिवस। अब इसमें एक चीज याद रखना, 1D चश्मा होता है, 2D चश्मा होता है, 3D होता है। 1D 2D 3D समझे हो? 3D चश्मा किस में देखते हैं? 3D मूवी देखते हैं। ठीक है, 1D क्या होता है? तो 3D क्या देखते हैं? मूवी देखते हैं। अब देखो आपको बात होता है, तो एक 4D चश्मा भी आता है, 4D चश्मा से हम जल में चलते हुई चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब देखो ये थ्योरी है ना, ट्रिक है, कुछ मतलब लॉजिकल चीज़ नहीं है। तो 4D चश्मा, तो 4D क्या है? चश्मा। 4D चश्मा से हम क्या देखेंगे? हम जल में क्या देख सकते हैं? तो जल में देखने के लिए कौन सा चश्मा चाहिए? 4D चश्मा। तो 4 और D, 4 और D से दिसंबर। तो 4 दिसंबर को कौन सा दिवस है? जल सेना दिवस। अब 4 दिसंबर को मैं जब जल सेना दिवस पढ़ाऊंगा तब यह भी बताऊंगा कि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय जल सेना ने कराची पोर्ट को तबाह किया था। 1971 में भी भारत की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। 1971 में ही बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था, और 4 दिसंबर को बड़े गर्व के साथ भारत की जल सेना दिवस मनाती है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना, इसके बारे में डिटेल से अलग से करेंगे, इनका कारण क्या है। और जल सेना दिवस 4 दिसंबर, तो 4D चश्मा जल के लिए, और 8 अक्टूबर। और 15 जनवरी कौन है? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। 15 साल के बच्चे भी है ना इंडियन आर्मी में तैयारी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर। अब आप एक चीज़ और बताओ, जैसे अब जैसे है ना, भारत की पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ाई रहती है, तो पाकिस्तान के साथ जब 1999 में कारगिल वार हुई थी, उस समय वायुसेना और आर्मी और जल सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। उस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए एक नए पद की स्थापना की थी, जिसका नाम था CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख CDS। और CDS वर्तमान में, पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जो अब नहीं रहे। उनकी जगह कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, उनकी जगह कौन है। ठीक है, किसको या अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत थे उत्तराखंड से या हिमाचल से, उत्तराखंड से। तो जनरल बिपिन रावत कहाँ से थे? उत्तराखंड से, जो हाल ही में एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया है, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। अब देखो वायुसेना प्रमुख कौन थे? VR चौधरी। लेकिन आपको अभी के लिए क्या याद रखना है?
वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। अब वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 को भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष KM करियप्पा के रूप में मिला था। तो भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष मिला था। 15 जनवरी को कौन सा दिवस आ गया? इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे। अब देखो, हाल ही में 16 जनवरी 2022 को भारत में एक नए दिवस की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? नेशनल स्टार्टअप डे। अब देखो, स्टार्टअप यानी स्टार्ट यानी शुरू होना। अब शुरू क्या होता है? स्टार्टअप किसके लिए यूज वर्ड हुआ है? ये कंपनी के लिए। तो जो कंपनी शुरू होती है उसके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, बहुत अच्छा, भारत सरकार के द्वारा, और उसी के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। अब जो हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो देखो, यूएस अमेरिका में सबसे अधिक स्टार्टअप हैं। फिर कहाँ पर है? चाइना। और उसके बाद कौन है? भारत। तो भारत में कुल स्टार्टअप अप्रोक्सीमेटली 90 हो चुके हैं। अब ये स्टार्टअप क्या है? 90 यूनिकॉर्न। भारत में कितनी स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न हो चुके हैं? यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 अरब से पार हो जाए। तो $1 अरब लगभग 7,500 करोड़ से पार हो जाए तो वो स्टार्टअप क्या हो जाएगा? स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा मिल जाता है। तो भारत के लगभग 90 जो स्टार्टअप हैं उनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंक भारत की कितनी है? 3rd। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंक कितनी है भारत की? 3। ठीक है। अब देखो, यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा, जैसे यूनिकॉर्न का दर्जा अभी जैसे वो धोनी वाली टीम कौन सी थी IPL की टीम? चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स को अभी यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। तो बहुत सारे कंपनी है जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है। तो टोटल भारत में अप्रोक्सीमेटली कितनी है? लगभग 90 है जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला। तो ये वो स्टार्टअप हैं जो $1 अरब की मार्केट वैल्यू को पार कर चुके हैं। और भारत में कोई भी कंपनी हो, उसके स्टार्टअप के लिए भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। इसीलिए दुनिया में 3रे नंबर का स्टार्टअप का इकोसिस्टम की रैंक में कौन है? भारत। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस सबसे पहला 2022 से शुरुआत हो चुका है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? 16 जनवरी। 16 जनवरी को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अब देखो, नेक्स्ट है 23 जनवरी। 23 जनवरी को भी है ना, 23 जनवरी ये दिवस है, बहुत जरूरी है। अब देखो, 23 जनवरी को एक महान नेता है, उनका जन्म दिवस है। और उसके जन्म दिवस को 1 साल पहले, ये भी देखो 16 जनवरी को 2022 में शुरू किया गया दिवस है। और 23 जनवरी का जो दिवस है वो 2021 में शुरू हुआ। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। अब 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। अब उस समय की बात है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और उस समय जो वर्तमान में जो उड़ीसा है, उस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। लेकिन वो उस समय कौन से एरिया में आता था? बंगाल में। बंगाल यानी कोलकाता। तो कोलकाता में जो एयरपोर्ट है उनका नाम किसके नाम पर है? सुभाष चंद्र बोस पर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में। देखो, जिस महापुरुष का जहाँ पर जन्म होता है वहीं पे उसका नाम पर सम्मान में, उनके सम्मान में एयरपोर्ट का नाम रख दिया। आप देखो, सुभाष चंद्र बोस। अब जब बात हुई 23 जनवरी 2021 को, 23 जनवरी 2021 को अपने भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाषण दिया था। उस भाषण में ये दिवस शुरुआत कर दी। अब इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पराक्रमी कहा था। क्या कहा था? पराक्रमी। बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। पराक्रमी का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले इंसान, यानी पराक्रमी कहा। तो उसी के कारण कौन सा दिवस बना दिया?
पराक्रम दिवस घोषित कर दिया, पराक्रम दिवस। अब आपसे पूछे कि पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 2021 में। ठीक है, अब देखो नेताजी कौन थे? नेताजी बचपन में तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। इन्होंने उस समय की यूपीएससी क्वालिफाई कर ली थी। उस समय इंग्लैंड में गए, वहाँ पेपर दे के आए और चौथी रैंक आई बचपन में ही। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी इनको स्वीकार नहीं थी और भारत की आज़ादी की आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस इंसान ने निभाई वो इंसान कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब देखो इन्होंने क्या किया कि ये हिटलर के पास चले गए। अब देखो सेकंड विश्व युद्ध किस किस के बीच हुआ था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली। और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, सारी चीज़ आ गई। और यूएसए और कुछ सोवियत संघ, रूस भी था उस समय शामिल मित्र राष्ट्र में। और इनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। और इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन यानी इनके सेना को किसमें कब कर लिया था? कैद कर लिया था। अब जब भी हिटलर सेना को किसी भी जैसे हजारों में सैनिकों को कैद कर लेता, उसको गैस चैम्बर में ले जाके गैस छोड़ के मार देता। तो इजरायलियों को बहुत मारा हिटलर ने। ठीक है, तो हिटलर के पास कौन चले गए? अपने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास चले गए। और हिटलर के पास जो जैसे ब्रिटेन से सैनिक कैद थे और वो एक्चुअल में कौन थे? भारतीय। तो भारतीय को कैद किसने कर रखा था? हिटलर ने। और क्या करने के लिए? मारने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास चले गए और हिटलर को बोले कि हमारे जो भारतीय सैनिक है वो हमें दे दो, हम इनको अंग्रेजों के पीछे लगाएंगे। क्योंकि भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और विश्व में क्या हो रहा था? दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो हिटलर सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने उपाधि क्या दे दी? नेताजी की। इसमें क्या बात समझ में आई आपको? देखो हिटलर, जर्मनी का तानाशाह कौन? हिटलर ने ब्रिटेन के सैनिक क्या कर रखे थे? कैद कर रखे थे। एक्चुअल में वो ब्रिटेन के सैनिक नहीं थे, वो क्या थे? इंडियंस थे। तो उन्हीं इंडियंस को छुड़ा के सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर ले आए? वापस हिंदुस्तान में ले आए और अंग्रेजों के पीछे ही लगा दिया। तो वहां से जब अब देखो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से क्वेश्चन आते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? हम सीधा बोलते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। अब इनकी चीज़ें में क्या है कि कैप्टन मोहन सिंह ने 1915 में भारत आज़ादी की लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। 1915 में अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। लेकिन इसका नेतृत्व इतना बेहतरीन नहीं हो पाया और ये आज़ाद हिंद फौज एक बार से के लिए खत्म हो गई। लेकिन बाद में रास बिहारी बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसीलिए बोलते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। अब रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है, आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी? आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने। और जापान से लेकर कहां पर की थी? रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कहाँ की थी? जापान से। और वहाँ से लेकर सिंगापुर तक आए और कौन लेके आया था? आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो 21 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को क्या हुआ था? 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक सरकार का गठन किया जिसे आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। किसने किया सरकार का गठन? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ पर? सिंगापुर से। और वहाँ के रेडियो से संबोधित किया और वहाँ पर रेडियो पे बोले सुभाष चंद्र बोस ने कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और वहां पर बोले कि दिल्ली चलो और महात्मा गांधी जो भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं हमें उनका सहयोग करना है। तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर? सिंगापुर में। और सिंगापुर से क्या नारा दिया था कि दिल्ली चलो। कब की बात है? 21 अक्टूबर 1943 की बात है। ठीक है, वहां से चलते म्यांमार के रास्ते से भारत
में एंट्री की और अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को म्यांमार के रास्ते बहुत ज़्यादा फौज इस्तेमाल करनी पड़ी। किसको रोकने के लिए? सुभाष चंद्र बोस को रोकने के लिए। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है। उससे पीछे की बात देखते हैं कि अब 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन। अब देखो, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वहां पर वहां पर 1939 में, अब एक क्वेश्चन याद है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब 1939 की बात है। 1939 में इसको फिर से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और चुनाव में अध्यक्ष फिर से जीत गए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इनको अध्यक्ष बनने से मना कर दिया और खुद को पुल आउट कर लिया कांग्रेस से। क्योंकि कांग्रेस, देखो एक चीज़ ये थी कि कांग्रेस, अब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद आता है। वो क्या चीज़ थी? देखो यार, जैसे कांग्रेस थी, एंड कांग्रेस क्या थी? नरम दल की विचारधारा। और सुभाष चंद्र बोस क्या थे? गरम दल की विचारधारा के इंसान। तो अगर कांग्रेस अगर गरम दल का समर्थन करेगी तो कांग्रेस को दबाना अंग्रेजों के लिए आसान होता है। इसलिए गांधी जी ने ये कहा था कि आप है ना अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लो। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया, लेकिन कांग्रेस को नरम दल में ही रहने दिया। यानी कांग्रेस अपना अलग तरीके से काम करेगी और सुभाष चंद्र बोस अपना अलग तरीके से काम करेंगे, क्योंकि नरम दल और गरम दल एक साथ इकट्ठे नहीं चल सकते। तो ये उस समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अब देखो, आपको मैं कितनी सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब फिर से पूरा देखो, 23 जनवरी 1897 को क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, ठीक है। और 1939 में इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली कब? 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने 1943 में। कैप्टन मोहन सिंह ने 1915 में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और उस कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके नाम पर है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं की याद में 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वही बात फिर से। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब 27 मई से लेकर 9 जून तक कौन थे? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक। उसके बाद 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री जी। अब 11 जनवरी को ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। उसके बाद 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, यानी एक बार मैं लिख देता हूं ये बात भी, गुलजारी लाल नंदा जी को भी 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी कब की बात है? ये 1966। ये कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक। ग्यारह जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब देखो, अब प्रधानमंत्री कौन होगा? अब देखो, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू हुई। गुलजारी लाल नंदा ने अपना नाम वापस ले लिया। अब जो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का फुल सपोर्ट किया और मोरारजी देसाई भी अड़े रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इंदिरा गांधी। अब क्या होता है? वोटिंग इनफॉर्मली होती है। जैसे भाई कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस, वही जो अध्यक्ष थे, उन्होंने वोटिंग के थ्रू
मोरारजी देसाई को 169 वोट मिले और इंदिरा गांधी को ज़्यादा वोट मिले और इंदिरा गांधी वोटों से जीत गई। तारीख थी 19 जनवरी। तो 19 जनवरी को यह तय हो गया कि भारत का नेक्स्ट प्रधानमंत्री एक महिला होगी और कौन होगा? इंदिरा गांधी। तो 19 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री बनना तय हो गया, 2-4 दिन बाद शपथ लेनी है। तो शपथ कब ली थी? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो अब ये देखो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व, भारत की बालिका जो अब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रही थी और वो तारीख थी 24 जनवरी। यानी भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, भारत के सर्वोच्च पद में से एक प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी को क्या लिया था? शपथ लिया था। किस चीज के लिए? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में। तो भारत की बालिका ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो बालिका दिवस 24 जनवरी। अब देखो, अब वैसे ही अब फरवरी में क्या पढ़ेंगे? अब 13 फरवरी को पढ़ेंगे महिला दिवस किसके नाम पे? सरोजिनी नायडू। ठीक है, और फिर मार्च में 8 मार्च को हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें महिलाओं को क्या मिला था? वोटिंग राइट मिला था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये चीज वहां पर आप लिख लेना। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये फरवरी मार्च में आपको लिखवा दूंगा। तो 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने क्या लिया था? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, 19 जनवरी को यह तय हो गया था कि कौन बनेगी प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो अब देखो इंदिरा गांधी का कार्यकाल देखो 1966 से शुरू होगी। अब उनके सामने कौन थे? मोरारजी देसाई। अब देखो, जब इमरजेंसी हटेगी, इमरजेंसी से रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अब देखो इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में, और महीना था जून का और तारीख थी 25। ठीक है, अब इसमें इमरजेंसी के लिए आप क्या करो? इसमें से 2 जोड़ दो, 2 का, इसमें 2 का अंतर मिलेगा और इसमें 3 का अंतर मिलेगा और इसमें 4 का अंतर मिलेगा। ऐसे क्या चीज़ है ये? अब देखो 2 जोड़ा, 3 घटाया, 4 घटाया, यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई। अब इमरजेंसी क्यों लगाई थी? क्योंकि इंदिरा गांधी पहले तो राज्यसभा से निर्वाचन होके उसमें संसद का सदस्य बनती थी, लेकिन अब चुनाव लड़ा और यूपी में जहां से चुनाव लड़ा उसके जो विपक्ष में नेता थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि चुनाव में धांधली कर दी। किसने? इंदिरा गांधी ने। तो उसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा दिया। इंदिरा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं था, इमरजेंसी लगा दी नेताओं को कैद करने के लिए। अलग बात है वो 1975 में क्या हुआ? इमरजेंसी लगी। 1975 में से 2 गए, 77 में इमरजेंसी हटी। जून में से 3 गए, जून 6ठा महीना था, 3 महीना मार्च का, और 25 में से 4 गए, 21, यानी 21 मार्च 1977 तक 2, 3, 4 का अंतर आता है, 77 मार्च 21। तो 21 मार्च 1977 को क्या हटी थी? इमरजेंसी। अब इंदिरा गांधी जी के सामने कौन थे? मोरारजी देसाई। तो 1977 में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई तो उस समय 1966 के समय भी रेस में थे, लेकिन बन नहीं पाए थे। तो अब जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री आप पढ़ोगे 1977 से लेकर 1979 तक, 1977 से लेकर 1979 तक कौन होंगे? मोरारजी देसाई। अब देखो 1979 के बाद है ना, 1979 से लेकर 1980 तक कौन रहेंगे? चौधरी चरण सिंह। लेकिन विपक्ष इतना मजबूत नहीं था कि परमानेंट पूरी सरकार चला सके, और 1980 में फिर से कौन आ जाती है? इंदिरा गांधी। ठीक है, ये आगे जो उनमें आएंगे तो सारे प्रधानमंत्री भी हम साथ साथ समझेंगे। ठीक है, तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक क्या लगा थी? इमरजेंसी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी। नेक्स्ट आ जाता है डे। अब 24 जनवरी को एक दिवस और भी है यार, 24
24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब हमें ये इतना पता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तारीख क्या है? 11 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे शिक्षा मंत्री? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उनकी जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक इनकी बुक फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस डायरेक्ट याद रख लो। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। नेक्स्ट आ जाओ 25 जनवरी को है ना, एक बात याद रखना, 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी। अब देखो आपको बात बताता हूँ, संविधान कब शुरू हुआ था बनना? 1947 में, 29 अगस्त से। लागू कब हुआ? 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उससे एक दिन पहले चले जाओ, 25 जनवरी को 1950। अब देखो संविधान बना दिया, लागू भी होने वाला है 26 जनवरी को। उससे पहले वाले दिन एक चीज हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? चुनाव करवाएगा। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, उस समय पहला चीफ बना भारत का। कौन था वो? भारत का पहला चीफ कौन था? सुकुमार सेन। अब पहली महिला चीफ पूछा जाता है, पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? रमा देवी। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन में चीफ कौन है? सुशील चंद्रा। अब देखो, एक इसमें सदस्य कितने होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? 3। एक कौन होता है? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। 1 + 2 टोटल होते हैं 3। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और फिर उन्होंने 50-51 में ही चुनाव करवाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उस चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते और प्रधानमंत्री बने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसका वर्णन है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेकर 329 का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेवारी कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? 324 के तहत। और 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर मिली हुई है कि वो आचार संहिता लगा सकता है, किसी को ये कर सकता है कि 3 दिन तक आप चुनाव प्रचार नहीं करोगे। तो आर्टिकल 324 का एक बार प्रयोग हुआ था। कब हुआ था? 2019 के समय पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था।
ठीक है, तो 324 से लेकर 329 तक का वर्णन किसमें है? भारत के निर्वाचन आयोग का भारत के संविधान में। अब देखो भारत के संविधान के जो भाग 15 है, भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल है। तो भाग 15 में किसका वर्णन है? भारतीय निर्वाचन आयोग से। 15 से याद रखना पंजा, ठीक है। तो विपक्ष, जैसे कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो विपक्ष एक आरोप लगा देता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, तो ईवीएम को वो क्या कहता है कि पंजा मार के तोड़ दो, तो ईवीएम को मार के पंजा तोड़ दो। पंजा से याद रखोगे 15, यानी भाग 15 में किसका जिक्र है? भारतीय निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का जिक्र किसमें है? भाग 15, 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, 25 जनवरी को क्या मनाएंगे? अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसकी अगर थीम पूछे क्या है, तो थीम क्या होगी? समावेशी, सुगम, सहगामी निर्वाचन की ओर अग्रसर, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसेबल एंड पार्टिसिपेटिव। समावेशी, सहभागी, सुगम निर्वाचन की ओर अग्रसर। समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। तो ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थीम। तो अब देखो आपको क्यों का जवाब मिल गया होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब 25 जनवरी को है ना, एक चीज और है, उसकी भी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक दिवस और है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अब देखो हम 25 जने वोट डाल के घूमने जाएंगे। अब 25 जने, वैसे तो 2-4 जनों से ग्रुप बन जाता है, 25 जनों का ग्रुप है, और जने से जनवरी, वोट से क्या डालेंगे? वोटर्स डे। तो 25 जनवरी को क्या होगा? वोटर्स डे। और घूमने से याद रखना टूरिज्म डे। और ये किसके बाद? देश के अंदर बात हो रही थी। राष्ट्रीय टूरिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेशनल पर्यटन दिवस 25 जनवरी। इकट्ठा याद रखना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अब 25 में 2 जोड़ दो, 27, और ये जोड़ दो सितंबर का महीना। 27 सितंबर को क्या होता है? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और इसका WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्पेन, मैड्रिड में। तो WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्पेन, मैड्रिड में। अब देखो WTO में से हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेड का तो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। और लेकिन टूरिज्म का कहां पर है? स्पेन, मैड्रिड में। ये ध्यान रखना। जैसे WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है और WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो WTO का हेडक्वार्टर वर्ल्ड टूरिज्म और वर्ल्ड ट्रेड। तो अगर हमने यहां पर क्या बोल दिया? विश्व व्यापार संगठन। अगर हमने बोल दिया कि जेनेवा, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WTO का हेडक्वार्टर, और WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्पेन, मैड्रिड में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? WTO, इसका मतलब ये ट्रेड यानी व्यापार संगठन। तो व्यापार की बात कर रहा है तो WTO, और अगर टूरिज्म यानी पर्यटन की बात कर रहा है तो क्या होगा? टूरिज्म, और ये ट्रेड। समझ रहे हो बात को? और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 में 2 जोड़ दो, 27, और सितंबर को। 27 सितंबर को कौन सा दिवस है? विश्व पर्यटन दिवस। और अब हम क्या करेंगे? जिस दिन हमें घूमने जाना हो, घूमने जाओ, लेकिन वोट डाल के जाओ। तो 25 जनवरी को वोट डालो, उसी दिन घूमने निकल जाओ। सुबह सुबह जल्दी लाइन में लग के क्या डालेंगे? वोट। और फिर हम क्या जाएंगे? निकल जाएंगे क्या करने? घूमने, ठीक है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब देखो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस।
कोई भी सामान हो, अगर भारत की सीमा से या किसी देश की सीमा से क्रॉस होता है तो टैक्स लगता है। और कौन लगाते हैं? कस्टम ऑफिसर। इंटरनेशनल कस्टम्स डे। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। क्यों है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन है। और इसका स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1952 को। ठीक है, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 1950, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950। और WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1952 को। तो इसीलिए 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। WCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैं आपको पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवा दूंगा इन्हीं डे के थ्रू। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाएंगे चीज़ें। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में WCO, इसके मेंबर कितने हैं? 183। ठीक है, 183 मेंबर है। तो WCO की जब स्थापना हुई उसी के कारण कौन सा दिवस मना दिया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को एक दिवस और भी है, गणतंत्र दिवस। भारत अपना गणतंत्र बन गया था। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो शासनाध्यक्ष होता है, सर्वोच्च पद होता है, वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ये निर्वाचन के थ्रू होंगे। और निर्वाचन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक देश दिवस मनाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो अब 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी भारत गणतंत्र बन गया था। ठीक है, कौन सा गणतंत्र दिवस है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब देखो 27 जनवरी, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने कसम खाई थी कि भारत पर हर साल अटैक करेगा, लूटपाट करके ले जाता था। इसी तरह हिटलर था, हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी, नाजी पार्टी। और उसकी एक बुक भी थी, इसका इंग्लिश में नाम क्या? माई स्ट्रगल, यानी मेरा संघर्ष। ठीक है, तो हिटलर ने ही बोस को क्या बोला था? नेताजी कहा था, सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस से एक बात बतानी मैं भूल गया, सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर से रेडियो में संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या बोला था? राष्ट्रपिता। कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें हमें सहयोग करना है। ठीक है, तो हिटलर ने यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे मोहम्मद गजनवी ने कसम खा रखी थी भारत पर हर साल आक्रमण करेगा, इसी तरह हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने की कसम खा ली थी। किसने खाई थी कसम? हिटलर ने। और हिटलर ने यहूदियों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। 11 लाख यहूदी धर्म कहाँ पे मिलता है? इजराइल में। तो 11 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया। किसने? हिटलर ने। और वो दिन इजराइल बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सर्वनाश दिवस के रूप में। सर्वनाश को बोलते हैं होलोकास्ट, HOLOCAUST, होलोकास्ट यानी सर्वनाश, इंटरनेशनल सर्वनाश दिवस। और ये कौन सा देश बनाता है? इजराइल। इस बात को भूला नहीं है कि हिटलर ने क्या बनाया है,
सर्वनाश किया था। इजराइल में एक लड़ाई फेमस है, बैटल ऑफ हाफिया। बैटल ऑफ हाफिया। अब देखो इजराइल और भारत के अच्छे संबंध क्यों हैं, क्योंकि देखो इजराइल का सपोर्ट कौन कर रहा था, यूके, क्योंकि जर्मनी जापान इटली दूसरे थे, तो यूके में यानी ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड वाले सपोर्ट कर रहे थे, और इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ रहे थे, भारतीय। तो भारतीय सैनिकों ने इंग्लैंड का साथ दिया, और इंग्लैंड किसका सपोर्ट कर रहा था, इजराइल का, तो इजराइल का साथ दिया किसने, भारतीय सैनिकों ने। और उस लड़ाई का नाम क्या था, बैटल ऑफ हाफिया। हाफिया एक जगह है इजराइल में, तो बैटल ऑफ हाफिया हुआ था, और जिसमें भारतीय रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने इजराइल को बचाया था। इसीलिए इजराइल भारतीय सैनिकों के लिए भी स्मारक बना रहा है। कहाँ पर, इजराइल में। मोदी जी इजराइल गए थे तब वहाँ पर दिखाया था, और बैटल ऑफ हाफिया की कहानी बताई थी। उसमें भारतीय सैनिकों की वीर गाथा को बताया था कि जैसे किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने घोड़ सवारी करके घोड़े पर सवार होकर इजराइल को बचाया था, किससे, जर्मनी वालों से, हिटलर से। ठीक है, तो इजराइल, लेकिन हिटलर ने छोड़ा नहीं इजरायलियों को, 11 लाख मार दिए। अंतर्राष्ट्रीय सर्वनाश दिवस मनाया जाता है किसके कारण, इजराइल बनाता है, क्योंकि 11 लाखों लोगों को हिटलर ने मार दिया था। ये सर्वनाश दिवस है। और कब, ये तारीख कब की थी, 27 जनवरी। तो 27 जनवरी को हिटलर ने लाखों लोग यहूदियों को एक गैस चैम्बर में, हिटलर का एक्सपेरिमेंट गजब के थे। चलो इसको मैं बंद करके थे, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, इनको बंद कर दो, इनको मार दो एक साथ, सर्वनाश कर दो। 27 जनवरी को कौन सा दिवस हो गया, इजरायली होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है 28 जनवरी। 28 जनवरी को एक तो दिवस है डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा गोपनीयता का मतलब डेटा प्राइवेसी दिवस। डेटा प्राइवेसी को इंग्लिश में लिखते हैं प्राइवेसी डे। डेटा प्राइवेसी डे, जो हमारा मोबाइल डाटा है, मोबाइल डाटा नहीं, वो तो इंटरनेट हो गया। डेटा यानी जो हमारे बहुत सारी कंपनी है जिसके पास, जैसे मोबाइल की मान लो, फेसबुक, व्हाट्सएप है, इनके थ्रू हम अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अगर वो हमारे डेटा को प्राइवेट नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार हमेशा कंपनियों पर दबाव बनती है कि डेटा को प्राइवेसी के लिए आप अच्छे फीचर्स लेके आओ, जैसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, जैसे फेस लॉक है, पैटर्न लॉक है। ये सिर्फ क्या है, डेटा प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए है। तो डेटा गोपनीयता ये सरकार ने शुरू कर दिया कि डेटा को बचाओ, और उनके लिए कौन सा दिवस मनाया जाएगा, गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। ठीक है, तो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। ठीक है, अब जैसे व्हाट्सएप पे एक दूसरे से चैट करते हैं, वो कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अब 28 जनवरी को ही एक महापुरुष है, उनकी जयंती आती है, लाला लाजपत राय जयंती। लाला लाजपत राय जयंती। अब लाला लाजपत राय जिन्हें क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। और ये इनका जन्म वर्तमान लाहौर में हुआ था, और इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, और वहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगाए, लेकिन अंग्रेजा ने लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी मारी और वहीं पे ख़त्म हो गए लाला जी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, 2 बुक लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी का मतलब भारत खुश नहीं है, और यंग इंडिया नाम की और अनहैप्पी इंडिया नाम के बुक किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय ने। तो 1928 की बात है जब साइमन कमीशन ने
साइमन कमीशन भारत आया था, उसके विरोध में लाला जी ने नारे लगाए थे और लाला जी को पीट पीट के मार दिया। अब जब लाला जी वहाँ से हॉस्पिटल में भर्ती थे तब उन्होंने बोला था कि मेरे पीठ पर लगी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। ये वर्ड किसके हैं? लाला जी के। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। और दूसरा क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह ने क्या नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की जयंती है। महान पुरुष है, महान स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब केसरी कहा जाता है इन्हें। 28 जनवरी को जन्म हुआ था। 28 जनवरी 1865 को जन्म हुआ था। अब देखो 1863 को किसका जन्म हुआ? स्वामी विवेकानंद। अगर आपने डेट याद कर ली ना आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब 1865 को किसका जन्म हुआ? लाला लाजपत राय का। 1869 को किसका जन्म हुआ? गांधी जी का। तो अब देखो गांधी जी इन तीनों में सबसे छोटे थे, लाला लाजपत राय से भी छोटे थे, स्वामी विवेकानंद से भी छोटे थे। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हो। 28 जनवरी को कौन सा दिवस है? डेटा गोपनीयता दिवस और लाला लाजपत राय की जयंती है। तो लाला लाजपत राय की जयंती कब है? 28 जनवरी को। लाला लाजपत राय की मौत पर भगत सिंह को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने सैंडर्स की हत्या करके लाला जी की मौत का बदला लिया था, क्योंकि सैंडर्स ने लाला जी पर लाठी चलाई थी और ये पर्चे भी छपवाए थे कि हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया है। भगत सिंह एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव महान क्रांतिकारी थे और 23 मार्च को हम भगत सिंह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो शहीदी दिवस एक 30 जनवरी को कौन सा दिवस है? 30 जनवरी को कौन सा दिवस है? शहीद दिवस। शहीद दिवस। अब देखो ये शहीद दिवस किसकी याद में है? गांधी जी की याद में। अगर पूछे 23 मार्च को किसकी याद में शहीदी दिवस होगा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की दिवस। ये सुखदेव फांसी पर लटके थे। अब 23 सितंबर को रेवाड़ी के शेर कौन थे? राव तुलाराम की याद में हरियाणा शहीदी दिवस मनाता है। कौन? हरियाणा शहीदी दिवस। 1857 की क्रांति के नेता थे कौन? राव तुलाराम। उनकी याद में हरियाणा शहीदी दिवस मनाता है। शहीद दिवस कब है? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी गोली मार के, और उन्हीं के कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर नाथूराम गोडसे को कि उस पर क्या चला? मुकदमा चला अम्बाला सेंट्रल जेल में उसको फांसी दे दी गई। हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल हैं। तो 30 जनवरी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था भारत को। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। अब देखो एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। जनवरी में हमने 2 महान नेताओं को खो दिया। कौन कौन महान नेता थे? एक तो लाल बहादुर शास्त्री और कौन थे? महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री 11 तारीख को और महात्मा गांधी 30 तारीख को। इन दोनों का जन्म कब हुआ था? दोनों का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1904 को हुआ था। 1904 को 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कर दिया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ था। और कब हुआ था? 1869 को। एक चीज और नोट डाउन कर लो, पुलवामा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को पुलवामा पर अटैक हुआ था। तो 14 फरवरी को पुलवामा शहीदी दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ और है, ये लास्ट डे है फिर फ्री, लास्ट संडे ऑफ जनवरी के आखिरी रविवार को
जनवरी के आखिरी रविवार यानी लास्ट संडे ऑफ जनवरी, इसको एक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का नाम क्या है? विश्व लेप्रोसी एरिडेक्शन डे। तो विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। तो विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी के आखिरी रविवार को। और इस बार कब है ये? 30 जनवरी 2022 को। तो 2022 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया। कुष्ठ एक स्किन का रोग है। किसका रोग है? त्वचा का रोग है। इसमें त्वचा डिटेडियोजा है जो आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब देखो कि कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग फैलने का कारण क्या है? कुष्ठ रोग एक लेप्री नाम का एक जीवाणु होता है, लेप्रोसी नाम का एक क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम यानी छोटा जीवाणु। तो कुष्ठ रोग किससे फैलता है? जीवाणु से। कोई भी रोग होता है जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस से या फिर प्रोटोजोआ, उनसे फैलते हैं। तो जीवाणु से रोग फैलता है। कौन सा? कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग हाथ, पैर, स्किन, आंख और कान पर प्रभाव डालता है। और इसका अन्य नाम क्या है? हाइसेंस डिजीज, हाइसेंस रोग। तो हाइसेंस रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को। कुष्ठ रोग को कौन सा रोग बोलते हैं? हाइसेंस रोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका थीम आया था, थीम 2022 क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी यानी गौरव के साथ एकता। तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी क्या होगा? कुष्ठ रोग के लिए थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है? जनवरी के आखिरी रविवार को। और कब था तारीख? 30 जनवरी। ठीक है, और 30 जनवरी को, यानी अब इससे ट्रिक याद रख ले, जैसे ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, गोडसे को कुष्ठ रोग हो गया। ठीक है, तो गोडसे को कुष्ठ रोग हो गया और उसी के कारण कौन सा दिवस बना दिया? कुष्ठ रोग दिवस। ये 2022 में, अगले बार चेंज होएगा ये। ठीक है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, और जीवाणु से फैलता है। कौन सा जीवाणु? लेप्रोसी डिजीज। ट्रिक इसमें थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अब सारे हो चुके हैं डे कंप्लीट। अब देखो रिवीजन करते हैं जल्दी। एक सेकंड, माइक पिट गया। हाँ, वैश्विक परिवार दिवस, विश्व शांति दिवस, DRDO दिवस, WTO दिवस 1 जनवरी को। अब DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, इसरो की भी बताई थी आपको 15 अगस्त 1969 को। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस में 6 डॉट थे। 6 डॉट की खोज करी थी किसने? लुइस ब्रेल ने, और 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब था? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी आए थे वापस। युवा दिवस कब है? 12 जनवरी को। अब विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। युवा हाथी के समान होता है, तो 12 अगस्त को हाथी दिवस। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी। अब 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे, फिर बालिका बनी कौन? प्रधानमंत्री। 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। आर्मी दिवस 15 जनवरी को। और एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर को। और नेवी डे 4 दिसंबर, 4D। स्टार्टअप दिवस कब है? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब है? पराक्रमी कौन थे? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। मतदाता दिवस कब है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को वोट डालने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे? पर्यटन में। पर्यटन दिवस कब है? 25 जनवरी को। सीमा शुल्क संगठन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 26 दूनी 1952। 26 जनवरी 1952 को सीमा शुल्क ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है और 183 देश सदस्य हैं। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस है? सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को ही कौन सा दिवस था? गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को। उसके बाद 27 जनवरी को कौन सा दिवस है? इजराइल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाता है, सर्वनाश यादगार दिवस। ठीक है। 28 जनवरी को क्या था? डेटा प्राइवेसी दिवस। डेटा प्राइवेसी दिवस, डेटा गोपनीयता दिवस। और लाल लाजपत राय की जयंती है कब? 28 जनवरी को। ठीक है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को लेप्री नामक एक जीवाणु है, उसके कारण लेप्रोसी डिजीज यानी
लेप्रोसी रोग मनाया गया, और ये जो रोग है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को। ठीक है, तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लिए होंगे, और मैं भी आपको ये जो नोट्स जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा कंटेंट आपको जो टेलीग्राम चैनल है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, GK Notes 22, वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फरवरी मंथ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।